हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी की। इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक, व्हाट इज़ इकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड सेकंड, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, ये दो चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़, सिंपल भाषा में अगर समझें, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद वन अनदर। अगर हम देखें, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एज वेल एज दे आर इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट विच इज़ सराउंडिंग देम। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इस स्टडी को, ठीक है, जब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड विद द इन्वायरमेंट सराउंडिंग देम, तो इस स्टडी को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये टर्म कैसे आई थी? दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट इन 1862। अर्नस्ट हैकेल है उनका नाम। फ्रॉम द वर्ड ग्रीक आइकोस। ठीक है, आइकोस का मतलब होता है हाउस और ड्वेलिंग, एंड लोगोस जिसका मतलब है साइंस और स्टडी। इन दोनों वर्ड से हमारे पास आइकोस और लॉगोस से वी हैव द वर्ड इकोलॉजी। ठीक है, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजीज, वन इज ऑटो इकोलॉजी एंड द अदर इज सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या है? अगर हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स कौन से हुए? ऑर्गेनिजम्स के आपस में एंड विद द इन्वायरमेंट। अगर हम इन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिंगल स्पीशीज, तो इसे ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। If these ecological relationships are studied from the point of view of a community, then this is known as syn ecology. So basically आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में MCQs में दे कैन आस्क यू। सिंपल है, सिंगल स्पीशीज ऑटो इकोलॉजी, कम्युनिटी और मल्टीपल स्पीशीज सिन इकोलॉजी। देन नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। अब हमने बात करी कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, जो वो ऑर्गेनिज्म जिस चीज़ से वो सराउंडेड है, बस वही उसकी इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स और सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का पार्ट क्या है? बोथ बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और एबायोटिक में नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोथ फ्लोरा एंड फौना क्या है? फ्लोरा में प्लांट्स आते हैं, फौना में एनिमल्स आते हैं। और एबायोटिक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स क्या है एनवायरनमेंट का पार्ट? जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर ऑल द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। देन नेक्स्ट, अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। अगर हम देखें, सो देर आर 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। फर्स्टली वी हैव इंडिविजुअल, और हम कहाँ तक जाते हैं? हम जाते हैं बायोस्फीयर तक। तो अगर फर्स्ट लेवल है इंडिविजुअल, 6th है बायोस्फीयर। सो ये बेसिकली स्टडी करने के लिए है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन। देन वी हैव कम्युनिटी, देन वी हैव इकोसिस्टम, देन वी हैव बायोम्स एंड बायोस्फीयर। हम इकोसिस्टम को डिटेल में करेंगे, हम बायोम्स को डिटेल में करेंगे, और हम बायोस्फीयर के बारे में कुछ पॉइंट्स रखेंगे। बेसिकली ये दो चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करें इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल इज अ लिविंग बीइंग विच हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर सकता है या एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तो हम उसको इंडिविजुअल का नाम देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है हमारे पास, स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सिमिलर हैं
सिमिलर किस तरह से, दैट दे आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और ऑफ इंटरब्रीडिंग। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, होमोसेपियंस, जिसे हम ह्यूमंस के नाम से भी जानते हैं। तो स्पीशीज़ में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो इंडिविजुअल्स को तभी हम कहेंगे कि वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं इफ़ दे आर एबल टू इंटरब्रीड। ठीक है, तो जहाँ पे भी इंटरब्रीडिंग होगी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और इंटरब्रीडिंग करने के बाद अगर वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, तो ही हम उनको कहते हैं दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। ठीक है, जैसे कि ना आपने देखा होगा एक हमारे पास टिग्लियन करके आपने सुना होगा, टाइगर और लायन को मिक्स करके उन्होंने एक अलग ही नई ही चीज़ बना दी जिसको हम टिग्लियन कहते हैं। बट दो टिग्लियन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तभी हम उनको स्पीशीज़ नहीं कहते हैं। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरब्रीडिंग एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट। नेक्स्ट, अब दो चीज़ें और हैं हमारे पास, ये स्पीशीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पहला है इकोफीन, जिसको इकैट भी कहा जाता है। ठीक है, इकोफीन क्या है, मॉर्फोलॉजिकली चेंज्ड फॉर्म, मतलब अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है अपीयरेंस इनका चेंज्ड होता है, बट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, या इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। When a species is transported to a new environment, its first response will be to develop abilities to survive there. सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है इसका कि जैसे आप एक यूरोपियन को ट्रॉपिकल कंट्री में ले जाएं जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, तो वो जो यूरोपियन है वो एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म मेलेनिन डेवलप कर लेता है। ठीक है, बट अब उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। ठीक है, बट अगर हम देखें स्पीशीज़ तो वो सेम ही है। ठीक है, सो दीज डिफरेंसेस अमंग इकोफीन्स आर नॉट परमानेंट, दे आर जस्ट टेम्पररी वेरिएशंस टू सर्वाइव इन द न्यू कंडीशंस, राइट। ये है, सो इकोफीन्स क्या है, फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट्स व्हेन ब्रॉट टुगेदर दे विल बिकम सिमिलर। तो जब आपने उसका हैबिटेट फिर से चेंज कर दिया तो जो चेंज्ड फॉर्म्स थी वो अब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर फॉर्म्स हो जाएंगी। तो ये जो चेंज्ड फॉर्म्स होती हैं इनको हम इकोफीन या इकैट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है, अगर दो इकोफीन्स को उनके नए हैबिटेट में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाए तो जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, और जब फिज़िकल चेंजेस परमानेंट हो जाएं तो उसको हम कहते हैं इकोटाइप। तो अगेन आपसे ये MCQs की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या है इकोफीन या इकैट और इको टाइप में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट लेवल था पॉपुलेशन। पहला था इंडिविजुअल, नेक्स्ट था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, जो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। तो एक एरिया को अगर सिमिलर स्पीशीज़ ऑक्यूपाई कर रही हैं तो वो जो चीज़ है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में यही डिफरेंस है, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं बट पॉपुलेशन में हमेशा सेम स्पीशीज़ रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे कम्युनिटी। जैसा कि मैंने बोला कम्युनिटी में क्या है, पॉपुलेशंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट स्पीशीज़। अगर सिमिलर स्पीशीज़ का ग्रुप आएगा तो वो पॉपुलेशन होगा, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ का ग्रुप आएगा तो हम उसे कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, सो कम्युनिटी इज एन assemblage और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, और कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन एज बायोसिनोसिस। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज बायोसिनोसिस। और जो कम्युनिटीज़ हैं हाउ दे आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। जो भी वहाँ पे डोमिनेंट प्लांट फॉर्म होगा या डोमिनेंट स्पीशीज़ होंगी उसको हम, जो वो कम्युनिटी है उसका नाम उस पे होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात करें
तो ग्रासलैंड कम्युनिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रासेस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ग्रासेस ही हैं, नहीं, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़ ग्रासेस की है, बट जो बाकी चीज़ें हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ वो बहुत ही कम क्वान्टिटी में है, बट दे आर ऑब्वियसली प्रेजेंट देयर अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। बट जो नाम है वो हमेशा डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़ के ऊपर होगा कम्युनिटी का। ठीक है, सो वी आर डन विद इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? अगेन इकोसिस्टम कम्युनिटी के बाद आता है। सो इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड इसमें इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है इंटरैक्टिंग। तो अगर आपको MCQs में पूछा जाए तो यू हैव टू लुक फॉर दिस वर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट सच दैट, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, ठीक है, एंड सिस्टम लेवल प्रोसेसेस सच एज साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स इज देयर। ठीक है, तो हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। तो इकोसिस्टम ऐसे एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। सो दैट इज़ हाउ द इंटरैक्शन अकर्स विद द ऑर्गेनिजम्स अमंग्स देमसेल्व्स एंड विद द इन्वायरमेंट। देन वी हैव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे है? पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन है नेचुरल और मैनमेड। मैनमेड में कैसे आते हैं? एक्वेरियम, गार्डन्स, डैम्स एट्सेट्रा, क्रॉपलैंड्स। नेचुरल में वी हैव टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में आगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। देन एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल है जो लैंड पे होते हैं, एक्वेटिक जो पानी में होते हैं। पानी में अगेन यू कैन हैव फ्रेश वाटर और मेरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में वी हैव रनिंग वाटर इकोसिस्टम जिनको लोटेक कहा जाता है, और स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम जिनको लेंटिक कहा जाता है। दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन बी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय लोटेक? लोटेक इज अ रनिंग वाटर इकोसिस्टम एंड स्टैंडिंग वाटर इज नोन एज लेंटिक। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एसोसिएटेड उस इकोसिस्टम्स के साथ, दैट इज इकोलॉजिकल नीश। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश? इकोलॉजिकल नीश में ना द वर्ड इज, इट रेफर्स टू यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। ठीक है, एक क्या रोल है उस स्पीशीज़ का उस इकोसिस्टम में, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज नीश, right? And the functional characteristics of a species in its habitat is referred to its niche in that common habitat. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नीश है दैट इज़ यूनिक फॉर अ स्पीशीज़ वाइल मैनी स्पीशीज़ शेयर द हैबिटेट और द इकोसिस्टम। बट एक स्पीशीज़ का एक यूनिक नीश होगा और वो नीश वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश, राइट? नो टू स्पीशीज। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोम्स। सी बायोम्स क्या है? बायोम्स में सिंपल सा आपको याद करना है टेरेस्ट्रियल पार्ट। टेरेस्ट्रियल क्या है? लैंड पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पे ऑफ द प्लैनेट जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और ये लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अगर हम इस बायोस्फीयर का जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, लैंड पार्ट, एक्वेटिक पार्ट नहीं, सिर्फ लैंड पार्ट को डिवाइड कर दे इनटू इनॉर्मस रीजन्स, सो दैट इज नोन एज बायोम्स। बट बात यह है कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, सो क्लाइमेट इज समथिंग विच डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम एंड द अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच ऑफ इट, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। तो जो बायोम्स हैं वो क्लाइमेट की वजह से डिवाइडेड है। 11 देर आर 11 बायोम्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट इन दोज 11 बायोम्स। और अगर हम क्लाइमेट की भी बात करें, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम देखें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल की वजह से, इसके डिफरेंसेस की वजह से वी हैव 11 बायोम्स। अगर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई है, ठीक है, सो वी विल हैव अ बायोम नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर रेनफॉल थोड़ी कम हो गई बट टेम्परेचर हाई है,
ट्रॉपिकल डेसिडुअस, देन सवाना, देन वार्म ग्रासलैंड्स। और डेजर्ट में क्या होगा, रेनफॉल बहुत ही कम होगी बट टेम्परेचर हाई होगा। उसी तरह से टुंड्रा बायोम में क्या है, रेनफॉल भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। हम वी विल डिस्कस दीज बायोम्स इन डिटेल, ठीक है, ऑल ऑफ दीज 11. Next, lastly we have biosphere. So biosphere is the biological component of the earth which includes the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे इन तीनों का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ इज़ पॉसिबल, ठीक है, लाइफ इज़ पॉसिबल, उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज बायोस्फेयर. The biosphere, it includes all the living organisms on the earth, all the living organisms on the earth. And और एक और चीज़ important है, dead organic matter भी इसी में आता है, right? सो दिस इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर. जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है इन तीनों में, वहाँ पे जहाँ पे वो तीनों चीज़ें मिलती हैं उसे कहते हैं बायोस्फेयर. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो सिर्फ जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में भी अगर हम डेप्थ में चले जाएँ ओशंस की, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. लिथोस्फेयर में भी वही बात है. तो जहाँ पे तीनों पार्ट्स, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे वो मिलते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर. और जितने भी अर्थ में ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे बिलोंग टू दिस बायोस्फेयर. नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है इकोटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स और डाइवर्स इकोसिस्टम्स. जैसे हम बात करें, ये इकोसिस्टम 1 है और ये इकोसिस्टम 2 है, राइट. अब ये डिस्क्रीट बाउंड्रीज नहीं होती, ओवरलैप हमेशा होगा ही. तो ये जो जंक्शन है, ये जो ट्रांजिशन एरिया है, ये जो ओवरलैप है, इसे हम कहते हैं इकोटोन, ठीक है. और जो इकोटोन होता है ये हमेशा जोन ऑफ टेंशन होता है, इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं, ठीक है. तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, इट इज़ वेयर टू कम्युनिटीज दे मीट एंड दे इंटीग्रेट. एग्जाम्पल क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है. मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, इकोटोन किस में होगा, मेरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, ठीक है. मेरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वी हैव मैंग्रोव्स फॉरेस्ट. नेक्स्ट है एस्टुरी, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम में. देन यू हैव रिवर बैंक और मार्शी लैंड बिटवीन ड्राई एंड वेट एरियाज, ठीक है. उसी तरह से फॉरेस्ट और डेजर्ट में वी कैन हैव ग्रास लैंड, ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन और ये आपको आने चाहिए. इसको हम जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट जोन, जोन ऑफ जंक्शन, ट्रांजिशन, बहुत सारे नाम हैं इसके. और अगर हम इकोटोन की बात करें तो ऑब्वियसली जो ये वन इकोसिस्टम है, इसकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो इसमें डिक्रीज़ होंगी, और सेकंड जो नंबर ऑफ, दूसरा जो इकोसिस्टम है उसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीज़ होंगी, ठीक है. बट हाँ, दोनों इकोसिस्टम्स की स्पीशीज़ इसमें ज़रूर मिलती हैं. और एक इसमें फिनोमिनन जो दिखता है वो है एज इफेक्ट और एज स्पीशीज़. ये क्या है, समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़ इन इकोटोन इज़ मच ग्रेटर देन दी आइदर कम्युनिटी और इकोसिस्टम, ठीक है. तो जो स्पीशीज़ हैं या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है इकोटोन में देन दी आइदर कम्युनिटी, इसको कहा जाता है एज इफेक्ट. और जो स्पीशीज़ ज़्यादा मिलती हैं उनको कहा जाता है एज स्पीशीज़, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो वी हैव कवर्ड व्हाट इज़ इकोलॉजी एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे. एक, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में करेंगे, एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है. सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, लेट्स सी some of the questions. So question है, which one of the following terms describes not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in the community of organisms. तो उसको क्या कहते हैं, अगर आप इसको देखें तो एक बार 2 मिनट के लिए सोचें पॉज करके, तो यू विल रियलाइज दैट द आंसर इज इकोलॉजिकल नीश, ठीक है. क्योंकि अगर हम फंक्शनल रोल की बात करें तो हम इकोलॉजिकल नीश के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं, राइट. Then the next question is, which of the following is the best description of the term ecosystem? तो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ सारी.
एक सेकेंड. तो अगर आप देखें तो इसका आंसर ए होगा, बिकॉज अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड विद द इन्वायरमेंट. ठीक है, सो दोनों चीज़ें आएंगी इसमें. देन द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज बायोस्फीयर. A community of the organisms together with the environment which they live. So this is just community. ठीक है, if they are not interacting then it is not ecosystem. And the flora and the fauna of the geographical area, this comes under the biotic factors. ठीक है, so this is this question. So that's all for today. So कल मिलते हैं एक नए lecture के साथ. Thank you so much for listening.